हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 3 इंडियन एग्रीकल्चर सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है, हमारी सस्टेनेंस से रिलेटेड है। क्या? राइस और वीट। कि राइस और वीट कितना ज़्यादा वो जो सिस्टम है या राइस और वीट को जो ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो कितना एक सक्सेसफुल है, या उसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन गाइज। और ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता ही पूछता है। जैसे पहले एक बार यूपीएससी ने लास्ट प्रीवियस ईयर्स में मिलेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अब 2020 में यूपीएससी ने राइस और वीट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो किसी ना किसी स्पेसिफिक क्रॉप से रिलेटेड भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो हमें सारी क्रॉप से रिलेटेड अगर हमारे पास पॉइंट्स रेडी होंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है एट द टाइम ऑफ एग्जाम। सो अपने पॉइंट्स को अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा गाइज। सेशन को शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स है या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा एक जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही अच्छा बैच है। इस बैच में आपको जीएस 1, 2, 3, 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में, और अगर आप बैच के डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज। आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत बेहतरीन बैच है। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द राइस व्हीट सिस्टम अ सक्सेस? Discuss the success. How has this system become a bane in India? चावल गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक क्या हैं? सफलता की चर्चा कीजिए। भारत में यह व्यवस्था किस प्रकार अभिशाप बन गई है? सो ये क्वेश्चन गाइस जीएस 3 इंडियन एग्रीकल्चर सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है कि ऐसे क्या क्या मेजर फैक्टर्स हैं, मतलब कि ऐसे क्या कारक हैं जिससे कि ये जो हमें राइस और वीट, गेहूं और चावल का जो हमें प्रणाली देखने को मिलती है ये सक्सेसफुल हुई है। इसको सक्सेसफुल बनाने के पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या कारक जिम्मेदार हैं? हमें अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में उन फैक्टर्स की बात करनी है जिसने राइस और वीट का जो सिस्टम हमारे कंट्री में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है उसको सक्सेसफुल किया है। ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमें क्या है
क्या बताना है हमें? सक्सेस को डिस्कस करते हुए ये बताना है कि क्या मतलब किस तरीके से, जैसे ऑब्वियसली बात है, अब हमें क्या बोला जा रहा है कि उसकी सक्सेस के लिए क्या फैक्टर्स हैं, तो अब उस सक्सेस के बारे में बताते हुए हमें क्या कहना है, अगर सक्सेसफुल किया है तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही है हमारी कंट्री के लिए। तो वो किस तरीके से, उसकी सक्सेस के बारे में बताते हुए कि किस तरीके से वो हमारी कंट्री के लिए एक बेन प्रूव भी हुआ है। सक्सेस है तो अच्छा है वो, लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि एवरी पॉइंट हैज़ या एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स, ठीक है, उसके दोनों पहलू होते हैं। तो उसने सक्सेसफुल तो किया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि अब हमेशा बोन ही हो, एक क्या कहते हैं हम, वरदान ही हो। नहीं, सक्सेस हुआ है लेकिन उसके कुछ हमें नेगेटिव फैक्टर्स या डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिल सकती हैं। तो हमें पहले वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बताने हैं कि क्या क्या ऐसे हैं जिससे हमने सक्सेस हासिल करी है, और दूसरा हमें उसके डिसएडवांटेजेस बतानी है उस सक्सेस को बताते हुए कि क्या क्या उससे इस प्रोसेस में या इस सिस्टम में डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, इंडिया के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। The rice wheat cropping system is India's most widely adopted cropping system practiced on an estimate area of around 11 million hectares. ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अगर हम क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है, जो क्रॉप्स की देखा जाए तो वो कौन सी है हमारी कंट्री में? गेहूं और चावल, राइस और वीट सबसे ज़्यादा है जो कि उगाया जाता है। दिस सिस्टम इज प्रिवेलेंट in Indo-Gangetic plains and is predominant in उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। और ये जो सिस्टम है, मतलब कि ज़्यादा क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंस किसको दी जाती है? राइस और वीट उगाने पे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है, उसको ज़्यादा महत्वता दी जाती है। ये हमें सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट कहाँ देखने को मिलता है? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। और कौन कौन से स्टेट्स में? यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ऐसी जो उस प्लेन में लाई करती है, इंडो गैंगेटिक प्लेन की जो हम बात कर रहे हैं, उन एरियाज़ में ये ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हैं। और यही एरियाज़, जैसे हम बात करते हैं अगर जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, तो किसको मिला हुआ है? राइस को मिला हुआ है। बासमती राइस को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। और वो जो ये जीआई टैग मिला हुआ है वो कौन से एरिया के लिए मिला हुआ है? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वाले एरिया के लिए ही मिला हुआ है वो जीआई टैग भी। क्यों? क्योंकि ये क्रॉप्स वहाँ पे प्रीडोमिनेंट, मतलब एक डोमिनेट करती हैं वहाँ पे, प्रिवेलेंट हैं वहाँ पे ये क्रॉप्स। ज़्यादातर हमें वही उगाई हुई मिलती हैं कि जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो इन्हीं क्रॉप्स को उगाते हैं ज़्यादातर। तो अब हम बात करेंगे कि मेन फैक्टर्स क्या हैं, जिससे कि ऐसे कौन से कारक हैं जिससे कि जो राइस वीट का सिस्टम है कि ज़्यादा इसी पे ध्यान दिया जाता है, वो सक्सेसफुल हुआ है। फर्स्ट इज द यूसेज एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स लाइक सरफेस सीडिंग, द जीरो टिल सिस्टम, रिड्यूस टिल सिस्टम एंड बेड प्लांटिंग टेक्नोलॉजी। मतलब कि अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। यस, अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके, इस्तेमाल करके, उनको देखते हुए, परखते हुए, उनका प्रॉपर तरीके से जब यूज़ किया गया तो उससे ये सिस्टम सक्सेसफुल हुआ है। जैसे हम बात करें तो सरफेस सीडिंग या ज़ीरो टिलेज, मतलब ज़ीरो टिलेज किया ही नहीं है ज़्यादा, या फिर टिलेज कम कर दिया है, ठीक है। और बेड प्लांटिंग टेक्नोलॉजी, तो ऐसी जब हमने अच्छी टेक्निक्स का, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया तो उससे ये जो राइस वीट का जो सिस्टम है, गेहूँ और चावल की जो प्रणाली है, वो सक्सेसफुल हुई है। नेक्स्ट है अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ऑन क्रॉपिंग पैटर्न, द इंटरवेंशन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अंडर द एजेस ऑफ AICRP इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स। वही जो हमने बात की, जैसे कि नई नई टेक्निक्स का यूज़ किया। अब नई टेक्निक्स का जब हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो हम उसमें उस काम को पूरा करने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, अगर दो पर्सन्स हैं, वो दोनों अपने अपने अलग अलग मेथड्स का यूज़ करेंगे। हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि दोनों का ही मेथड बहुत अच्छा भी हो सकता है और दोनों का ही मेथड बहुत पुअर। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन का मेथड ठीक है, उसको अच्छा रिजल्ट मिल गया, लेकिन एक पर्सन ने जो मेथड यूज़ किया वो इतना ज़्यादा अच्छा उस पर अप्लाई हुआ, उस कंडीशन पे, या जो भी उसकी प्रॉब्लम थी उस पर इतने अच्छे से अप्लाई हुआ
कि वो बहुत जल्दी से उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, सॉल्व हो गई। तो ऐसे ही टेक्निक्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब वो टेक्निक्स भी कैसे हैं, नई नई अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज़ करके क्रॉपिंग पैटर्न में अच्छी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करने पे हमें ये सक्सेसफुल देखने को मिला। ठीक है। और सॉरी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हम लेकर आए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से भी जो हमें अगर सॉइल की प्रॉब्लम देखने को मिलती थी तो वो भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उसके बेसिस पे भी हमें बहुत ज़्यादा ये सिस्टम सक्सेसफुल देखने को मिला। नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूज ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ फार्म आउटपुट। अब क्या किया कि हमने कुछ अच्छी मशीन्स का इस्तेमाल किया। मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर तरीके से क्या हुआ, उसका बेनिफिट कि प्रोडक्शन अच्छी हुई, जो उत्पादकता थी वो अच्छी हुई, और उसकी जो मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और प्रोडक्शन भी बढ़ी, उसका उत्पादन भी बढ़ा और उत्पादकता भी बढ़ी। ठीक है। जो आउटपुट था, तो आउटपुट इंक्रीज हुआ तो बेसिकली क्या हुआ, लोगों को खाना मिला, मतलब फूड सिक्योरिटी इंक्रीज हुई और फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हुई। तो हमें वहाँ से डुअल बेनिफिट देखने को मिला। और फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हुई, फूड सिक्योरिटी इंक्रीज हुई, तो उससे क्या बेनिफिट हुआ कि वो इम्पोर्ट पे जो हमारी कंट्री डिपेंडेंट हो गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो इम्पोर्ट खत्म हो गया और फार्मर की इनकम इंक्रीज हो गई, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई। तो दोनों ही तरीके से क्या कंक्लूजन आया कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लग गई, हमारी इकोनॉमी डेवलप करने लग गई। राइट। तो इस तरीके से ये सिस्टम हमारा सक्सेसफुल हो पाया। नेक्स्ट इज इंड्यूसमेंट ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज हैविंग स्पेसिफिक ट्रेट्स टू improve yield and nutritional quality, ensuring tolerance and resistance to various biotic and abiotic stresses। अब जैसे हम बात करें, जो HYV सीड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था, लेके आया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन किया गया था, लेके आई गई थी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। उनका क्या मतलब था कि वो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं, उन सीड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो सीड्स जब डाली जाएंगी तो उससे जो क्रॉप आएगी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छी क्रॉप होगी। तो वो हाई यील्ड की होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और बहुत बेहतरीन क्वालिटी की होगी। तो उससे वो इम्प्रूवमेंट फूड सिक्योरिटी हमें देखने को मिलेगी। तो क्या हुआ, इससे यील्ड भी बड़ी अच्छी हुई और एक न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी प्रोवाइड हुई, और जो एक क्रॉप सफ़र करती है वेरियस बायोटिक एबायोटिक फैक्टर से, उससे भी वो रेजिस्ट हो पाई। जिससे कि अब उस पर हमने ध्यान दिया कि हम प्रॉपर तरीके से क्या कर पाएँ, रेजिस्ट कर पाएँ। जैसे कि अगर हम बात करें आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात की जा रही है, जिससे कि जो क्रॉप में अगर पेस्ट लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, जिससे कि क्रॉप खराब हो जाती है, तो अगर हम उसके जीन्स में एडिटिंग कर देंगे कुछ कि उसमें कीड़ा लगे ही ना, तो वो क्रॉप खराब ही नहीं होगी, उस पर वो जो प्रॉब्लम आती थी, स्ट्रेस पड़ता था, वो स्ट्रेस पड़ेगा ही नहीं। तो बेशक से हमारी कंट्री में इसको अभी अप्रूव नहीं किया गया है, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये खाने वाली क्रॉप्स पे नहीं किया गया है। जैसे कि अगर हम कॉटन की बात करें तो बीटी कॉटन पे किया गया है, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो। तो उसकी वजह से भी हमें ये थोड़ी सी बेटर तरीके से देखने को मिली हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस की वजह से एडिटिंग नहीं करी है, लेकिन फिर भी इस चीज़ पे ध्यान दिया गया है कि ये रेजिस्ट की जा सके कि जो भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स है उसकी वजह से हमारी क्रॉप खराब ना हो। नेक्स्ट इज adopting improved methods of irrigation and irrigation technologies। ऑब्वियसली अब एक क्रॉप है तो उसको पानी की ज़रूरत तो है ही। अब पानी की ज़रूरत है, अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो प्रॉपर इरिगेशन टेक्नोलॉजी होनी ज़रूरी है। इरिगेशन टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो क्रॉप को टाइमली पानी मिल सकेगा, तो क्रॉप अच्छी हो जाएगी। तो वो मेथड्स को इम्प्रूव किया है जिससे कि पानी क्रॉप्स को दिया जा सके, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से मिले, इरिगेशन टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की जाए, मतलब एक अच्छे मेथड से यूज़ की गई हैं। जैसे कि अब राइस है तो राइस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, चावल को उगाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, वो अच्छे मेथड्स अडॉप्ट किए हैं, इम्प्रूव्ड मेथड्स अडॉप्ट किए हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है या ये सिस्टम सक्सेसफुल हुआ है।
नेक्स्ट इज यूसेज ऑफ ऑप्टिमल डोज बेस्ड ऑन सॉइल हेल्थ स्टेटस, कि भाई सॉइल की जो हमारी मिट्टी की जैसी हालत है, जो हेल्थ है, उसी के अकॉर्डिंग ही जो हम फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं वो उसी तरीके से सॉइल की हेल्थ के हिसाब से ही फर्टिलाइजर्स यूज़ करें। तो उससे क्या होगी कि सॉइल ना तो पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ना ही वो खराब होगी। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ नीम कोटेड यूरिया, कि जो नीम से कोटेड यूरिया है उसको प्रमोट किया गया ताकि वो क्रॉप प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सके, जो सॉइल है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। नेक्स्ट इज बायोफोर्टिफिकेशन टू improve द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स। बायोफोर्टिफिकेशन लाया गया जिसमें कि जो फूड क्रॉप्स हैं उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सके। ठीक है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, या तो हम एक तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं लेकिन वो हेल्थ को और एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया गया, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया गया, जिसकी वजह से जो क्रॉप है, सॉइल है, वाटर है या एनवायरनमेंट है उसको हार्म ना हो, और उसी के साथ साथ जो हमारी क्रॉप भी है वो भी प्रॉपर तरीके से उग जाए। तो इन ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें राइस और वीट का जो ये सिस्टम है, ये प्रणाली है, ये हमें सक्सेसफुल दिखी है, ये प्रॉपर तरीके से चलती आ रही है, राइट। लेकिन अब जैसे हमने बात की थी कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो इसमें कुछ दिक्कतें भी होंगी, तो अब हम उन दिक्कतों की बात करेंगे कि सिस्टम से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम थी। फर्स्ट इज डिक्लाइनिंग अंडरग्राउंड वाटर टेबल सिंस अ लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फॉर इरिगेशन। अब जैसे हमने बात की कि रीजंस में कि क्यों अच्छी हुई है, सक्सेसफुल भी हुई है, क्योंकि हमने एक इम्प्रूव्ड मेथड्स प्रोवाइड किए इरिगेशन के लिए, बेशक से प्रोवाइड किए, लेकिन हम जानते हैं कि चावल को उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो वो बहुत ज़्यादा पानी को देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर वाटर, तो उसके लिए ग्राउंड वाटर का भी यूज़ किया गया इसमें, इस सिस्टम को सक्सेसफुल करने में। तो जब वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया गया तो ग्राउंड वाटर टेबल कम हो गई, डिक्लाइन हो गई है, जिसकी वजह से हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिली, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आज हमें देखने को मिल रही है। हरियाणा जैसे स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी देखने को मिल रही है आज के टाइम पे हमें, राइट। नेक्स्ट इज कंज्यूम द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इरिगेशन वाटर कंसीडरिंग एनी अदर क्रॉपिंग पैटर्न। अब जैसे हम जानते हैं कि वीट और पैडी है, ये राइस है, इसमें ज़्यादा पानी लगता है, ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो सिर्फ इसी को ही तब भी प्रेफरेंस दी गई है, बजाय कि यहाँ पे ज़्यादा पानी के इस्तेमाल हो रहा है तो हम कोई दूसरा क्रॉपिंग पैटर्न यूज़ कर लें कुछ टाइम के लिए, सो दैट ये जो वाटर है ये ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना हो, ज़्यादा एक्सट्रैक्शन वाटर का ना हो, वो चीज़ों को ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट इज एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स प्रमोट्स लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन। अब जैसे सॉइल की हेल्थ को देखते हुए फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया है, हाँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी प्रमोट किए गए हैं लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ तो हुआ है, तो उसकी वजह से कई बार क्या हुआ है, ज़्यादा फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करने की वजह से, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है, ज़्यादा किसका यूज़ किया गया है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ही यूज़ किया गया है, तो उससे लैंड डिग्रेड हुई है, डिजर्टिफिकेशन हमें देखने को मिला है, पोल्यूशन हमें देखने को मिला, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को उससे मिली हैं। नेक्स्ट इज लॉट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड सब्सिडीज एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब क्योंकि फर्टिलाइजर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज नहीं हुआ तो सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती थी, तो उसके लिए फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसके लिए सरकार का ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता था, क्योंकि सरकार को सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ती थी उन किसानों को फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट इज सॉइल फिजिकल क्वालिटी अंडरगोज डिग्रेडेशन। वही चीज़ अगर फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजर्स क्यों यूज़ करें, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, सॉइल के में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सॉइल की हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, तो सॉइल की क्वालिटी कम हुई है। और दूसरा, फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से उसको तब तो न्यूट्रिएंट्स बेशक से मिल गए उस क्रॉप के लिए, लेकिन क्या हुआ, वो फर्टिलाइजर्स में जो केमिकल्स थे वो तो सॉइल को हार्म करते ही हैं, तो उससे हमें सॉइल भी खराब होती हुई देखने को मिलती है। These crops produce a huge surplus of residues that burns and create air pollution। वही स्टबल बर्निंग का इशू इससे क्रिएट होता है कि वो जो कटाई करते हैं तो उसके बाद वो जो धान, जो पराली बच जाती है, वो उसको क्या कर देते हैं, किसान उसको जला देते हैं,
तो जलाने से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं, स्टबल बर्निंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। एंड देयर क्रॉप्स लैक हाई प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन, कि जो राइस और वीट है इनके अंदर ज़्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिशन नहीं है। तभी तो बायोफोर्टिफिकेशन का भी यूज़ किया जा रहा है। क्यों बायोफोर्टिफिकेशन यूज़ की जा रही है? क्योंकि इनके अंदर नेचुरली ज़्यादा हाई प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली राइस और वीट सिस्टम से एसोसिएटेड। ऑन द कंक्लूडिंग नोट हम क्या कहेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम इन द ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। कि जो ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसमें सरकार ने क्या किया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम लेके आई है। क्योंकि हम क्या जान रहे हैं कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर टेबल जैसे डिप्लीट हो रही है, वाटर स्कार्सिटी हो रही है, तो उसकी वजह से सरकार क्या लेके आ रही है कि क्रॉप डाइवर्सिफाई करो, दूसरी क्रॉप्स को यूज़ करो, ताकि जिसमें पानी कम इस्तेमाल हो, ताकि पानी को बचाया जा सके। Under the crop diversification scheme, assistance is provided to states for conducting cluster demonstrations on alternate crops, promotion of water saving technologies, distribution of farm machinery and awareness through training। कि अलग अलग क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जिससे कि पानी की बचत हो सके। जो मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सबके पास वो मशीनरी हो ताकि वो उसका यूज़ करें, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें प्रॉपर तरीके से, और उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू। ट्रेनिंग कंडक्ट करानी है ताकि उनको उजागर किया जा सके, उनको जानकारी दी जा सके, फार्मर्स को अवेयर किया जा सके। राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक ऐसे हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे है गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।